हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जो वीडियो खासकर बनाई जा रही है वो मुद्रास्फीति को समझाने के पर्पज से बनाया जा रहा है कि मुद्रास्फीति क्या होता है। अगर ये क्वेश्चन आपके इसमें आता है तो इतना मैं करा दूंगा कि एटलीस्ट आप उसको अटेंड कर सको, क्योंकि मुद्रास्फीति वैसे काफी कुछ है इस पे पढ़ने के लिए, काफी लंबा टाइम चाहिए इसको बताने के लिए तकरीबन। ठीक है ना। तो इतना कुछ अभी आपको बता देता हूँ मैं, इस पार्ट में आपको मैक्सिमम चीजें कवर कर दूंगा ताकि आपके अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप उसको आराम से बना के लिख सकते हो। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं। मुद्रास्फीति होता क्या, जिसको हम मनी इन्फ्लेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मनी इन्फ्लेशन जो हमारा हो रहा है वो क्या है। ठीक है ना। चलो, तो अर्थ की बात समझते हैं, यानी इसकी डेफिनेशन क्या है। जब उसने कहा जब वस्तुओं और सेवाओं यानी गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और एंड सर्विसेज की कीमतें लंबे समय तक उच्च स्तर पर बनी रहती है। यानी आपने क्या बोला कि जो गुड्स एंड सर्विस है ना, यानी वस्तु और सेवाएं हैं, उनकी कीमतें ऊपर है, ऊपर मतलब ऊंची है, ज्यादा है, उनकी कीमतें इस टाइम पे बढ़ रखी है, तो उसको ही इन्फ्लेशन बोला गया है। यहाँ पे मुद्रास्फीति उसी को ही बोला गया है। यानी बोला क्या है, मुद्रास्फीति से अभिप्राय क्या है, जब वस्तु और सेवाओं की कीमतें क्या होती है, ऊंची हो जाती है, नहीं बढ़ जाती है, तो इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। अर्थात अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वो अवस्था है, ये वो सिचुएशन है जब मुद्रा का मूल्य तो गिर रहा है। देखो ध्यान से देखना, मुद्रा का मूल्य, मनी की जो वैल्यू है वो गिरेगी, जिससे कि वस्तु और सेवाएं क्या हो जाती है, आपको महंगी मिलती है। ठीक है। आपने देखा होगा पहले क्या नाम है, आप 1 रुपए में ही एक प्रॉपर एक आइसक्रीम आपको मिल जाती थी। आज वही आप 20 रुपए देते हो तब जाकर के 5 रुपए देके 5 या 10-20 रुपए जो भी देते हो, ज्यादा देते हो, तब जाकर के आपको वो आइसक्रीम मिलती है। हाँ है ना। काफी चेंजेस आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलते हैं। ये इसी कारण होता है क्योंकि आपके यहाँ जो है ना, क्या है, मुद्रास्फीति देखने को मिलती है। यानी इसका आपकी जो मनी की वैल्यू वो गिरती चली जा रही है, जिससे कि क्या है, आपको अब ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं किसी भी गुड्स या सर्विस को खरीदने के लिए। तो मैंने बोला है कि जब वस्तु और सेवाओं की कीमतें लंबे समय तक उच्च रहती है, उच्च मतलब ज्यादा रहती है, तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। अर्थात यह वह अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है तथा कीमतें क्या है, बढ़ती है। कीमतें किसकी? वस्तु और सेवाओं की कीमतें जो हैं वो बढ़ती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे दूसरे शब्दों में कहूं तो जब मांग यानी डिमांड और सप्लाई यानी पूर्ति या आपूर्ति, आप जो मर्जी बोलो, तो जब मांग और सप्लाई में असंतुलन पैदा होता है। देखो यहाँ पे असंतुलन है। असंतुलन मतलब होता है जहां पे मांग और पूर्ति आपस में बराबर ना हो। ठीक है ना, उसे कहते हैं असंतुलन। और संतुलन होता है जहां पे मांग और पूर्ति आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पे संतुलन नहीं कह रहे, असंतुलन कह रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो वस्तु और सेवाओं की कीमतें क्या होती है, बढ़ जाती है। जब मांग और पूर्ति आपस में बराबर नहीं होती तो वस्तु और सेवाओं की कीमतें देखी गई जब क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसी कीमतों में वृद्धि हो गया कहते हैं मुद्रास्फीति कहते हैं। बात समझना। इसका मतलब यहाँ पे क्या, कौन सा, देखो मांग और पूर्ति दो जगह पे बराबर नहीं हो सकती। एक जब आपकी मांग ज्यादा हो पूर्ति से, दूसरा जब आपकी पूर्ति ज्यादा हो मांग से। तो ये वो सिचुएशन जहाँ पे आपकी मांग ज्यादा है। बात समझना, ये वो सिचुएशन जहाँ पे आपकी मांग ज्यादा है, यानी डिमांड ज्यादा। मान लो मेरे पास एक मार्कर है, इसको खरीदने वाले मान लो 10 जने आ जाए, तो ये 25 का मार्कर है, 50 में बेच दूंगा ना, तो कोई ना कोई खरीद ही लेगा। इसका मतलब कीमतें क्या होती है, इससे बढ़ जाती है जब डिमांड ज्यादा होती है। ठीक है ना। आगे मुद्रास्फीति की गणना। भारत में मुद्रास्फीति की गणना निम्न के आधार पर की जाती है। नंबर 1, थोक मूल्य सूचकांक, इसको हम कहते हैं थोक कीमत सूचकांक। ठीक है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI। जबकि आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको उपभोक्ता कीमत सूचकांक बोल सकते हो, ये आपका है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI। तो इन दोनों के बेस पर क्या होती है, भारत में मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति जो अर्थव्यवस्था को क्या करती है, प्रभावित करती है। मुद्रास्फीति क्या करती है, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को तो प्रभावित करती करती, साथ में उसके आर्थिक विकास प्रगति को भी प्रभावित करती है। इसका मतलब आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा आर्थिक प्रगति में मदद करने के लिए आपको क्या चाहिए, धीमी मुद्रास्फीति चाहिए। यानी मुद्रास्फीति जो है ना वो धीमी हो तो ही अच्छी है, वैसे बिल्कुल धीमी। ठीक है ना। बट अगर क्या नाम है एकदम से मुद्रास्फीति ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब आपकी मनी की जो वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई है, और फिर अब तो ऐसी तैसी तो होना जो जायज है ना। तो आर्थिक विकास को प्रभावित करती है कौन, मुद्रास्फीति। अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है मुद्रास्फीति। और अगर मुद्रास्फीति की गति बहुत ज्यादा धीमी है, हमने बोला कि यह मुद्रास्फीति की जो गति है ना धीमी है, तो ये हम बोलते हैं कि हाँ आर्थिक विकास के लिए ठीक ठाक है, आर्थिक विकास के लिए ठीक है, आर्थिक प्रगति के लिए ठीक है। तो यहां तक आपने लिख दिया होगा, नोट डाउन करते रहिए साथ साथ में। ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुद्रास्फीति के प्रकार। मुद्रास्फीति के प्रकार अगर आप ध्यान से देखो तो कौन कौन सी है, रेंगती, रेंगती ऑब्लिक घसीटती मुद्रास्फीति। ठीक है ना, यानी क्रीप कर रहा है, बिल्कुल रेंग रहा है। ठीक है ना। तो रेंगती हुई मुद्रास्फीति, चलती मुद्रास्फीति, दौड़ती मुद्रास्फीति और तेज दौड़ती मुद्रास्फीति। ठीक है ना। अगर रेंगती की बात करें, जब जब वो रेंग रही है मतलब धीमी गति से आगे बढ़ रही है, तो हम बोलेंगे ठीक है नियंत्रित स्थिति है,
यानी ये कंट्रोल में है अभी, फिर वो चलने लग जाती है, फिर भी हम बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, अभी भी थोड़ा दिक्कत तो आने लग गई है बट कोई बात नहीं, नियंत्रित स्थिति है। बट अब वो दौड़ने लग गई है, ऐसे नहीं, आपकी जो मुद्रास्फीति काफी तेजी से बढ़ रही है, तो ये चिंतित यानी चिंतित स्थिति है। बच्चे क्या है, चिंता करने वाली स्थिति है कि यहाँ पे इकोनॉमी दिक्कत में आने वाली है। और गलती से तेज दौड़ने लग जाए तब क्या होगा, बिल्कुल ही हाइपर हो रही है एकदम। तो हाइपर वाले केस में तो भाई साहब आर्थिक मंदी की स्थिति हो जाती है, बहुत बुरी हालत हो जाती है इकोनॉमी की। क्लियर है ना। तो देखो यहाँ तक हमने लिख दिया, ठीक है, यहाँ तक आप प्लीज नोट डाउन कर लो, ठीक है, क्योंकि देखो कुछ ना पता होने से ज्यादा हो, कुछ ना अगर आपको पता है उससे अच्छा है कि कुछ आपको पता होना, ठीक है ना। और मैं वही कर रहा हूँ, आपको काफी चीजें मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी 2 तरीके से, ठीक है ना, वो आप समझ सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको गणना के लिए बता दिया कि 2 तरीके हैं गणना करने के, और तीसरी आपकी लाइन बताई है, चौथा आपको मुद्रास्फीति के प्रकार बता दिए, ठीक है ना। अभी और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और चीजें आपको बता देता हूँ उसके बारे में। तो आगे बढ़िए, फटाफट से देखते हैं। देखो अगली हेडिंग आपके पास है, मुद्रास्फीति के कई कारण हो सकते हैं, यानी कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं मुद्रास्फीति होने के। इन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, या तो मांग कारक होंगे या मूल्य वृद्धि कारक होंगे। मूल्य वृद्धि कारक को लागत धक्का भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लागत धक्का, पुश है क्योंकि यहाँ पे, ठीक है ना। तो मांग कारक जो हमारे मुद्रास्फीति के हैं वो क्या है, मांग कारक मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि कारक मुद्रास्फीति। तो सबसे पहले बात करते हैं मांग कारक मुद्रास्फीति क्या होती है। तो मांग कारक ये तब उत्पन्न होती है जब बाजार में कुल मांग कुल पूर्ति से या आपूर्ति से अधिक हो जाती है, यानी मांग ज्यादा है और सप्लाई क्या है, कम है, यानी पूर्ति कम है। अब मैंने आपको बताया कि थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि अगर मांग ज्यादा है, यानी डिमांड जो है, डिमांड यानी मांग, आप मांग लिख लेना हिंदी में, ठीक है, चलो हिंदी लिख लेता हूं मैं भी, पूर्ति, ठीक है ना, इसको मांग कर देता हूं, डिमांड सप्लाई की जगह मैं मांग पूर्ति लिख रहा हूं आपके लिए, ठीक है, मांग और पूर्ति। तो मांग ज्यादा है, पूर्ति क्या है, कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाजार में ना जो लोग है ना, उनकी डिमांड जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है और सामान है ही नहीं, तो फिर क्या है, लोग महंगे में बेचते हैं, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो वही सेम यहाँ पे हो रहा है कि मांग कारक मुद्रास्फीति तब होती है जब बाजार में कुल मांग कुल पूर्ति से अधिक हो जाती है, जिससे वस्तु और सेवाओं की कीमतें क्या होती है, और अधिक बढ़ जाती है। इसमें एग्जाम्पल आप देख सकते हो मांग कारक में, जैसे बढ़ता सरकारी व्यय, जैसे जैसे सरकार का व्यय बढ़ता चला जा रहा है तो यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है। दूसरा है अन्य देशों में तेजी से विकास, दूसरे देश हमसे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जिस कारण वो मजबूत हो रहे हैं और हम क्या है, थोड़े कमजोर हो रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा विनिमय दर का जो मूल्यह्रास होता है वो भी आप ले सकते हो, ठीक है, बट 2 पॉइंट ले लो, कोई बात नहीं, बहुत है, ठीक है ना। तो जैसे इसके कारण ये हो सकते हैं 2। और मूल्य वृद्धि जिसको हम लागत धक्का मुद्रास्फीति भी कहते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और ये था डिमांड पुल इन्फ्लेशन, है ना, डिमांड पुल मनी इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश मनी इन्फ्लेशन। तो इसमें क्या बोला, ये तब उत्पन्न होती है जब आवश्यक वस्तु और सेवाएं, यानी जो हमें जरूरी जो आवश्यक वस्तु सेवाएं है ना, उनकी लागत में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और सबसे बड़ी बात, बाजार में जो विशेष वस्तुएं होंगी, वस्तुओं, ठीक है, विशेष वस्तुओं के लिए कोई उपयुक्त विकल्प भी नहीं होगा। यानी अगर मान लो चलो ठीक है ये महंगे हो गए, तो फिर एक काम को दूसरे ले ले, क्या उनके बदले कोई दूसरा अल्टरनेटिव ले ले, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मान के चलो ऐसा अमूल दूध आप पीते हो, मान लो उसकी कीमतें बहुत बढ़ गई है, तो दूसरा कोई दूध आता होगा ना, ठीक है, तो क्या वो आपको मिल जाएगा, तो वो वहां पे अवेलेबल ही नहीं होगा, ये कह रहा है, नहीं अल्टरनेटिव है ही नहीं। तो सबसे बड़ी गंदी सिचुएशन है ये तो, ठीक है ना। यानी एक तो मूल्य में वृद्धि, यानी उसकी लागत बढ़ रही है, लागत बढ़ेगी ना, लागत बढ़ेगी तो गुड्स तो वैसे ही महंगा होगा, ठीक है, जब उसकी कॉस्ट ही महंगी हो रही है ना प्रोड्यूस करने की। और आगे क्या लिखा है, और बाजार में विशेष वस्तुओं का कोई भी विकल्प आपको नहीं मिलेगा। इसमें इसके किस कारण हो सकता है, ये हो सकता है जैसे मान लो उत्पादन की पूर्ति, यानी जो उत्पादन जो आप कर रहे हो ना, वो कभी कम ज्यादा उसमें उतार चढ़ाव आ रहा है, तो उससे कीमतें क्या है, में चेनी लागत में ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कभी लागत ज्यादा हो जाती है, इससे लागत या फिर कम भी हो जाती है। तो उत्पादन में उतार चढ़ाव ये कारण हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा कारण क्या हो सकता है, बीच में डैश लगा देते हैं छोटा सा। दूसरा, उत्पादकता से अधिक वेतन, यानी जितना बेचारा वो उत्पादन नहीं कर रहा उससे अधिक आप उसे वेतन दे रहे हो, तो गारंटी यार कॉस्ट तो आएगी। और जिससे आप काम करवा रहे हो उसको पैसा ज्यादा दे रहे हो और वो काम कम कर रहा है, तो कॉस्ट ज्यादा आती है। कॉस्ट ज्यादा आएगा तो प्रोडक्ट महंगा होगा, प्रोडक्ट महंगा होगा तो हमें भी महंगा मिलेगा, है ना। उसके अलावा अप्रत्यक्ष कर जो होता है, जो कि आपके किस पे, इस पे गुड्स एंड सर्विस पे लगता है, जो इनकम पे लगता है वो प्रत्यक्ष कर होता है। बट यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे गुड्स एंड सर्विस यानी वस्तु और सेवाओं पे लगता है। तो अब लगाना कर भी लगे उसके ऊपर, देखो पहले तो वैसी कॉस्ट महंगी, ऊपर से क्या ना तुम कर भी लगाओगे तो कर से क्या और थोड़ा महंगा हो जाता है सामान, ठीक है, तो इससे भी क्या लागत बढ़ जाती है। बात समझ आ रही है, नोट डाउन करो फटाफट से। मैंने कहा था मैं आपको इतना लिखवा दूंगा कि अगर मैक्सिमम 20 नंबर में भी पूछे तो आप एटलीस्ट उसको कवर कर लो, ठीक है, इतना करवा देता हूं आपको। तो आगे देखिए फटाफट से, ठीक है।
यहाँ पे मुद्रास्फीति के प्रभाव, जो कि आपसे पूछे जा सकता है कि मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या होते हैं। तो आपके देखिए प्रभाव कौन कौन से हैं। सबसे पहले निवेशकर्ता पर प्रभाव, ठीक है। आप बीए बीकॉम वाले बच्चे होते हो तो उनको थोड़ा पता होता है लिखते कैसे हैं, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ क्या लिखना आपको। निवेशकर्ता आपके दो तरह के होते हैं। एक ऐसे निवेशकर्ता होते हैं जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी जो सरकारी प्रतिभूतियां है वहां निवेश करते हैं, और वहां पे निवेश करने पर आप उनको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। यानी एक तो वो निवेश करता होगा जो सरकारी किस में करेंगे, प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और उनको फिक्स्ड क्या मिलेगा, इंटरेस्ट का वो अमाउंट मिलेगा। दूसरा होता है जो शेयर मार्केट में लगाते हैं। शेयर मार्केट में लगाने का कारण क्या होता है, वो टाइम टू टाइम क्या है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, यानी इनको क्या इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग पैसा मिलता है। तो अगर हम गवर्नमेंट में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके हिसाब से देखें तो भाई साहब उनके बुरे हाल है, उनके अनुसार स्थिति क्या है, बेकार है। बट अगर हम जो शेयर मार्केट में लगा रहे पैसा उनके हिसाब से देखें तो इन्फ्लेशन उनके लिए अच्छा है। तो दोनों के केस में लिखोगे आप, निवेश करता अगर ये वाले हैं तो उनके लिए बुरा है, और ये वाले हैं तो उनके लिए अच्छा है। निश्चित आय वाले वर्ग, अब देख लो मान लो किसी की आय सर्टेन है कि इतनी ही है उनकी आय, ठीक है, या हमारे यहाँ आय कम ज्यादा है तो जो गरीब होगा उन पे ज्यादा अफेक्ट होगा, जो अमीर होगा उस पर क्या होगा, कम होगा। तो इसमें ये चीज लिखी जा सकती है। बचत पर प्रभाव, जब इन्फ्लेशन होता है तो बचत हमारा क्या होता है, कम हो जाता है, क्योंकि खुद देखो ना वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है, आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा किसी भी सामान को लेने के लिए, तो आपकी बचत क्या है, कम हो जाएगी, बचत कम हो जाएगी, ठीक है। कृषकों और उत्पादकों पर जो प्रभाव पड़ता है वो तो बहुत अच्छी बात है, इन दोनों को बेनिफिट होता है इससे, ठीक है। कृषकों और उत्पादकों को बेनिफिट इसलिए होता है कि गुड्स एंड सर्विस महंगे हो जाते हैं, तो इसका मतलब उनको कीमतें ज्यादा मिलती है प्रोड्यूस करने की, उत्पादन करने की। तो दोनों को, कृषकों को भी फायदा होता है और उत्पादकों को भी फायदा होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। भुगतान संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखो ना, गुड्स एंड सर्विस आपके यहाँ महंगे हो गए, इसका मतलब अगर आप बाहर कंट्री में अगर निर्यात करने के लिए जाओगे तो आपका सामान महंगा होगा, तो कोई खरीदेगा ही नहीं, तो निर्यात तो क्या हो जाएंगे, कम। और दूसरी तरफ से बाहर वाले कंट्री जिनकी क्या है, गुड्स सर्विस क्या है, सस्ते हैं, तो उनके यहाँ जो गुड, उनके जो गुड्स होंगे उनका आयात क्या होगा, क्या होगा, उनका आयात ज्यादा होगा। बात समझो ना, आपके यहाँ जो वस्तुएं थी उनकी कीमतें बढ़ गई, कीमतें बढ़ी, तो निर्यात अगर आप करने जाओगे तो कौन खरीदेगा आपको, बाहर कंट्री में कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि कीमतें बढ़ी हुई है, तो निर्यात आपकी कम हो जाएगी, नीचे कर दिया मैंने। जबकि दूसरे जो देश है उनकी जो वस्तुएं हैं उनके तो वो सस्ते हैं आपसे, तो आप उन्हीं को खरीदोगे, तो ये दिक्कत आ जाती है, यानी भुगतान संतुलन में घाटा होगा, आपको क्या होगा, एक तरह से आपको नेगेटिव बैलेंस देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आयात बढ़ रहा होगा और निर्यात आपका कम होता है। जब भी निर्यात कम होगा ना, समझ लो आपकी स्थिति जो है ना कंट्री की वो बेकार है। बात समझ गया, हमेशा निर्यात को ज्यादा होना चाहिए, जब भी निर्यात ज्यादा होगा तो आपकी कंट्री मजबूत स्थिति में होती है, देखी जाए तो, ठीक है ना। बट आयात अगर बढ़ रहा है तो कंट्री की स्थिति बेकार है। आगे, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाले कारक या फिर नियंत्रित करने के उपाय क्या क्या है, क्या क्या उपाय, तो एक है मौद्रिक उपाय, एक है राजकोषीय उपाय। मौद्रिक उपाय वो उपाय होते हैं, ठीक है, जो मुद्रा से संबंधित होते हैं, और राजकोषीय उपाय वो उपाय होते हैं जो सरकार की आय और व्यय से संबंधित होते हैं। तो आप लिख सकते हो, राजकोषीय उपाय वो उपाय हैं जो सरकार की आय और व्यय से संबंधित होते हैं, जबकि मौद्रिक उपाय वो उपाय हैं जो मुद्रा से संबंधित होते हैं, यानी मौद्रिक नीति से संबंधित होते हैं। इसमें लिखा है मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रण, यानी अगर केंद्रीय बैंक क्या करे, मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रण, यानी कितनी इकोनॉमी में कितना पैसा चाहिए, यानी अर्थव्यवस्था में कितना पैसा चाहिए कितना नहीं चाहिए, इसका ध्यान अगर ढंग से रखे ना और इस पर नियंत्रण रख ले तो मुद्रा जो स्फीति है उसको रोका जा सकता है। दूसरा, साख नियंत्रण, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट था 12th क्लास का टॉपिक, ठीक है। साख नियंत्रण में आपके पास मात्रात्मक उपाय और गुणात्मक उपाय, मात्रात्मक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, मात्रात्मक और गुणात्मक उपाय आप यहाँ पे पढ़ते थे, जिसमें बैंक दर, साख की राशनिंग, CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो जिसको हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी SLR जिसको हम कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात, है ना, सीमांत आवश्यकता, सीमांत कटौती समथिंग, है ना। तो ये सब आप पढ़ते थे यहाँ पे। तो साख नियंत्रण यानी ऐसी पॉलिसी अपना करके भी क्या कर सकते हैं, मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है, क्लियर है। उसके अलावा विमुद्रीकरण होता है, डिमोनेटाइजेशन जैसी, यानी इसमें सरकार क्या करती है, पुरानी करेंसी को बंद कर देती है और नई करेंसी छपवा देती है, जिससे क्या होता है, पुराने नोट बंद हो गए थे, नए आ गए, इससे मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने की कोशिश सरकार करती है, तो उसे कहते हैं विमुद्रीकरण, क्लियर हो गया। अब आते हैं तीन, राजकोषीय उपाय में सबसे पहले है सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि, यानी सरकार क्या करती है, लोगों से ऋण लेती है, ठीक है। बहुत सारे सोचते हैं कि सरकार ने ऋण दिया, ना ना ना, सरकार ऋण ले रही है, लोगों से क्यों ले रही है, कि लोगों का पैसा बहुत ज्यादा है, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं ना, लोगों की मांग ज्यादा है और पूर्ति क्या कम है, तो मांग ज्यादा क्यों है, क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत है आज के टाइम पे, तो वो क्या करती है, पब्लिक से पैसा लेती है। जब पब्लिक से ऋण लेगी तो पब्लिक के पास पैसा कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो मुद्रास्फीति कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि अब वो मांग कम करेंगे, और मांग जब भी कम होगी और सप्लाई थोड़ा ज्यादा होने लग जाएगी तो आपके लिए बढ़िया तो है, तब तो कीमतें डाउन हो जाती है ना, तो मांग को कम करने की कोशिश की जा रही है, क्लियर है। चलो, उसके अलावा करों में वृद्धि, करों में वृद्धि करेंगे तो लोग क्या करेंगे, लोग बोलेंगे यार गुड्स महंगे हो गए, इनको नहीं खरीदना,
बात समझो ना, इनको नहीं खरीदना तो नहीं, मांग में कम करने की कोशिश करेगी सरकार हर तरीके से। तीसरा, घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटे की वित्त व्यवस्था और करों में वृद्धि से मैंने आपको बताया दिया, कर वर ये सब चीज बढ़ती है ना, अगर मुद्रास्फीति अगर मान लो बढ़ गया तो मुद्रास्फीति का वैसे बेनिफिट उनको तो मिलता ही है दोनों को, मुद्रास्फीति का बेनिफिट इनको तो मिलता ही है दोनों को ना। उसके अलावा घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटे की वित्त व्यवस्था में सरकार को बोला जाता है, तो सरकार पहले क्या करती थी ना, नोट पे नोट छापती थी, यानी ज्यादा से ज्यादा नोट छाप करके सोचती थी कि लोगों को अगर नोट पहुंचा दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया है, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये बहुत गलत तरीका है, ठीक है। इसके अंतर्गत ये बोला जाता है कि एक टाइम को तुम आरबीआई से तुम पैसा ले लो और ऋण ले लो, कहीं से भी तुम ऋण ले लो, ऋण लेकर के देश को चलाओगे तो वो भी एक टाइम को थोड़ा सही माना जाएगा, मगर नए नोट अगर आप करेंसी छाप करके देश को चलाने की सोच रहे हो तो उससे दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए इसने बोला नए नोट मत छापना यार, नए नोट छाप करके ना मुद्रा की जो और वैल्यू गिर जाती है। हमेशा याद रखना, जब भी नए नोट छापते हैं हम सोचते हैं ना, दिमाग में आता है कि सरकार क्यों नहीं बहुत सारे नोट छाप करके सबको बांट दें, ऐसा नहीं होता, जितने ज्यादा नोट छपेंगे ना, समझ लो कि आपके यहाँ ना मुद्रास्फीति ना और ज्यादा बढ़ेगी। नहीं आता तो एक काम करना, जैसे ये लेक्चर में आपका खत्म करने वाला उसके बाद आप ना गूगल पे डालना जिम्बाब्वे हाईएस्ट करेंसी नोट, जिम्बाब्वे हाईएस्ट करेंसी नोट डाल के देखना, आपको दिखेगा कि वहां पे जो मैक्सिमम नोट है ना, इस तरह से नोट आपका है, क्योंकि हमारे यहाँ कितना मैक्सिमम 2000 का है ना, वहां आपको दिखेगा डॉलर में कितना 1000 पता नहीं कितना ट्रिलियन डॉलर, इतना बड़ा नोट, इतने सारे जीरो, तो आप सोचोगे कितना बड़ा है, बढ़िया नहीं है, इसकी वैल्यू ज्यादा कुछ नहीं है, खास नहीं है। क्यों कि इनकी सरकार ने क्या करा, बहुत सारे नोट छाप करके सोचा गरीबी दूर हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ऊपर से अब तो क्या, एक ब्रेड के पैकेट के लिए भी उनको क्या करना पड़ता था, ये थैले भर भर के नोट ले जाने पड़ते थे, ऐसी हालत हो गई थी एक टाइम पे वहां पे, ठीक है ना, इसलिए नोट छापने के लिए मनाही कर दी जाती है यहाँ पे। क्लियर, मेरे हिसाब से मैंने आपको शॉर्ट टाइम में काफी चीजें करवा दी है, क्योंकि मेरे पास टाइम अवेलेबल नहीं था, ठीक है, स्पेशली मैं किसको बोल रहा हूँ आप जानते हो, ठीक है ना, मेरे पास स्पेशली टाइम नहीं था, मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ ताकि अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेंड कर लो और अच्छा खासा कंटेंट आप इनको बना बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो मेरी तरफ से अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू।